आज पहला सवाल आपका पहला सवाल है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन? जल्दी से आंसर बताइए। आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे आंसर हो जाएगा आपके वाडिया जी, एसी वाडिया जी थे दोस्तों, जो कि पहले भारतीय थे जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के मेंबर बने थे। पारसी थे, इंडियन शिप बिल्डर थे, इंजीनियर थे। वाडिया शिप बिल्डिंग फैमिली जो है उनसे बिलोंग करते थे। पहली बार दोस्तों पहला भारतीय जो कि फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन के मेंबर बने वो यही थे। समझ गए? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, फार्सिज्म की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? द आइडियोलॉजी ऑफ फार्सिज्म, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। पहले तो ये बताइए फार्सिज्म होता क्या है और उसके बाद बात करेंगे आइडियोलॉजी की। भाई फार्सिज्म क्या होते हैं? जो कि फार राइट होते हैं, जो कि एक अल्ट्रा नेशनलिज्म की भावना जिनमें होती है ना, जो हमेशा देशभक्ति की ही चीजें बात करते हैं। देश में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी देशभक्ति की बातें करना, एक तरीके से डिक्टेटर पावर की तरफ बढ़ना, अपोजिशन को पूरी तरीके से सप्रेस कर देना। समझ गए? तो इस तरीके से अगर कोई बातचीत होती है तो उसको हम फार्सिज्म कहते हैं, और ये इसकी शुरुआत हुई थी इटली से दोस्तों। समझ गए? ठीक है, तो एक ऐसी जगह जहां पे डिक्टेटर कंप्लीट कंट्रोल करता है, और इसकी शुरुआत कहां पे? मुसोलिनी के द्वारा इटली के अंदर करी गई थी, बेनिटो के द्वारा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, वर्तमान में संघ सूची में कितनी आइटम्स हैं? जल्दी से बताइए। आपको मालूम है 3 लिस्ट है अपनी, एक तो यूनियन लिस्ट है, एक अपनी स्टेट लिस्ट है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि दोस्तों तीनों के अंदर, तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट के अंदर कितने आइटम है? 100 दोस्तों यूनियन लिस्ट के अंदर है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो आप, पहले 97 हुआ करते थे। 7th जो हमारी सूची है ना, 7वीं जो अनुसूची है उसके अंदर तीनों लिस्ट है जो कि दी हुई है। समझ गए? और हमारे पार्लियामेंट को इसके पूरी पावर्स है किस तरीके से बदलाव करना है। 3 लिस्ट में डिवाइडेड है, यूनियन हो गई, स्टेट हो गई और कॉन्करेंट लिस्ट हो गई। समझ गए? ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और स्टेट लिस्ट के अंदर कितने हैं भाई? स्टेट लिस्ट के अंदर कम करके कितना है? 61 है प्रेजेंटली स्टेट लिस्ट के अंदर। पहले 66 हुआ करते थे, अभी 61 कर दिया। आपको मालूम है आजकल सेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, उसी चीज को लेकर है ना, सेंट्रलाइजेशन, सेंटर के पास में जो पावर्स है वो थोड़ी ज्यादा हो रही है। ओके, 61 या और ठीक है 61 या 62 दोनों में से एक आंसर कर सकते हो आप। 61 62 दोनों में से एक बार इसको वापस से वो देख लीजिएगा, है ना, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 62 आप ज्यादा बेटर आंसर रहेगा आपका। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपसे कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पूछा जाए तो जहां पे समवर्ती सूची है जिसमें सेंटर के पास में ज्यादा पावर होती है, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने? 52 आइटम है। पहले 47 थे, अभी इसके अंदर 52 है। ठीक है, साथ में भाई वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। सबने तुक्का मार दिया, कोई 50 कर रहा है, कोई 60 कर रहा है, गलत बात है, तुक्का मत मारो भाई। अगला सवाल, वह ग्रह कौन सा है जिसका सरफेस टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? सरफेस टेम्परेचर, जल्दी से बताओ भाई, क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा? हमारी अर्थ का सरफेस टेम्परेचर कितना है भाई? अगर आपसे अर्थ का पूछा जाए, एक सवाल ये भी बनता है कि अर्थ का सरफेस टेम्परेचर, तो अगर आपसे अर्थ का पूछा जाए दोस्तों तो आंसर हो जाएगा आपका 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो यही है। समझ गए? चलो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका वीनस, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हॉटेस्ट प्लेनेट है दोस्तों, हॉटर देन मरकरी भी है, क्लोजेस्ट भी है, ओके, सेकंड सबसे,
और डे टाइम टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो 900 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर है। समझ गए? कार्बन डाइऑक्साइड से पूरी तरीके से घिरा हुआ है, इसलिए मरकरी से भी ज्यादा हॉट इसको माना जाता है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर अवेयरनेस के बारे में, टाइगर इंटरनेशनल डे के बारे में आपको बताना है। ओके, जल्दी से आंसर करो भाई। और टाइगर हमारे देश में कितने 33% है जो कि बढ़ गए थे, है ना। सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है, कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। सेकंड नंबर पे कर्नाटका के अंदर, पहले कर्नाटका में हुए करते थे, अभी मध्य प्रदेश के अंदर 2 टाइगर कर्नाटका से ज्यादा है ना। और आपको मालूम है कि दुनिया के 70% टाइगर जो है वो भारत में पाए जाते हैं। 2967 टाइगर्स जो है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं टाइगर डे की तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पे 29 जुलाई आप देख सकते हो, डी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सबसे पहले दोस्तों रशिया के अंदर जो है एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे बात करी गई थी टाइगर को कंजर्व करने को लेकर, और भारत ने जो ये अचीवमेंट है वो पहले ही पा लिया है। मतलब जो भारत का टारगेट था ना, टारगेट से पहले ही भारत ने इसको अचीव कर लिया है, ठीक है। चलो अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? जल्दी से बताओ भाई, 3 देशों से किसकी मिलती है? जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो एक तो हो गया पाकिस्तान और एक तरफ हो गया चाइना, ठीक है। आसाम की बात करें तो आसाम की तरफ बात करेंगे तो जल्दी से बताओ भाई, क्या है? बांग्ला, ठीक है। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम भी कोने में ही पड़ेगा, तो वो भी आपके मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो एक तो है आपका सबसे पहले तो भूटान हो गया, उसके बाद ऊपर की तरफ हो गया आपके तिब्बत यानी कि चाइना हो गया, और तीसरा हो गया म्यांमार, ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया? म्यांमार हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, और इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों के तीनों। और ईटानगर क्या है? इसकी कैपिटल है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और हाँ, मिजोरम की म्यांमार से और बांग्लादेश से, यहाँ पे लिखा नहीं क्या मैंने? मिजोरम की जो है वो एक तो म्यांमार हो जाएगा और एक आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, समझ गए? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके। और सबसे ज्यादा राज्य कौन से टच होते हैं? आसाम से टच होते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आसाम से टच होते हैं, ओके। और आसाम की बात करें तो बांग्लादेश तो हो ही जाएगा यहाँ पे। बांग्लादेश के अलावा भूटान से भी तो टच होती है। इंटरनेशनल बॉर्डर क्या हो गई? बांग्लादेश हो गई, और साथ में भूटान हो गई, ठीक है। और राज्य आपको मालूम है सारे राज्यों से टच होता है आसाम। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? आंसर बताओ भाई जल्दी से। हाँ, जम्मू कश्मीर से देखो यार, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, देखो यहाँ पे एक बात आपकी सही है, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान भी जो है वो टच होता है। 105 किलोमीटर की बॉर्डर होती है वैसे तो उन्हीं के अंदर, तो ठीक है। अफगानिस्तान से भी होती है वैसे तो, लेकिन यार यहाँ पे अगर आपके 2 ऑप्शन में से जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश आ जाए ना, तो आपका बेटर आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो अफगानिस्तान वाला एरिया है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, वो पीओके वाला एरिया है। तो अगर ऑप्शन के अंदर आ जाए तो आपका आंसर अरुणाचल प्रदेश थोड़ा बेटर होगा। हालांकि अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान से भी 105-106 किलोमीटर की बॉर्डर टच होती है जम्मू कश्मीर के पीओके वाले एरिया की, ठीक है। लेकिन अपने को बेटर दोनों में से आंसर निकालना है तो अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल नीट एंड क्लियर आंसर होगा, समझ गए? ठीक है, चलो और ठीक है आगे बढ़े। और अभी तो आपको मालूम है यूटी बन चुका है, तो वहां पे वैसे ही डिवीजन हो चुका है। अब तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं यूटी की बात करूंगा ना, तो यूटी तो टच हो ही नहीं रहा है कहीं चाइना से। अब तो वैसे भी आपका आंसर बदल गया है,
प्रेजेंटली अपने को आदत डालनी पड़ेगी नए वाले मैप की, ठीक है। नए वाले मैप में तो अफगानिस्तान भी नहीं है क्योंकि वो भी लद्दाख वाले एरिया से टच के अंदर है, तो अब तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान से ही टच हो रहा है। हाँ, लद्दाख होता है यूनियन टेरिटरी तो आपका बिल्कुल फिर तो अपने पीओके वाला एरिया कहाँ पे आ गया, वो तो लद्दाख वाले डिवीजन में आ गया, तो आपका आंसर बदल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने को नया मैप की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? रणजीत सागर डैम, ठीक है। तो रणजीत सागर डैम जिसको थियाम डैम भी कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा, रावी नदी के ऊपर बना हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? लाफिंग जैक किसको कहते हैं? जल्दी से बताओ भाई। लाफिंग जैक किसको कहते हैं? आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे कुकुबुरा आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा, देखो कुकुबुरा हो गया, और एक यहाँ पे लायर पक्षी होता है जो कि यूनिक क्रीचर है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, समझ गए, और इसलिए इनको उनका दूसरा नाम क्या है? लाफिंग जैक भी है, ध्यान रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके ऊपर बेस्ड था? जल्दी से बताइए, और वीडियो को शेयर कर दो भाई ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके दोस्तों। अभी तो आपको मालूम है 5 ईयर प्लान बंद हो चुके हैं, अब तो 3 ईयर प्लान, 7 ईयर प्लान और 15 ईयर के विजन प्लान इस तरीके से बन चुके हैं, लेकिन पहला 5 ईयर प्लान जो था वो आपके 51 से लेकर 56 के बीच में था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे और बजट बड़ा कम था, 2000 करोड़ के आसपास बजट था। इरिगेशन एनर्जी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने को लेकर बोला गया था। टारगेट ग्रोथ दोस्तों उस टाइम पे अपनी कितनी थी? 2.1% अपनी टारगेट ग्रोथ थी, और अचीव अपन लोगों ने कितने किया था? कोई 3.6% है जो कि हम लोगों ने अचीव करी थी, यानी कि सक्सेसफुल था पहला वाला, काफ़ी है ना। आंसर क्या होगा? हेरोड डॉमर मॉडल से क्या था? वो क्या था? इंस्पायर्ड था, ठीक है। किसके ऊपर बेस्ड था? हेरोड डॉमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था, समझ गए। सेकंड वाला जो अपना 5 ईयर प्लान था वो अपने महन लॉबिस के ऊपर था, है ना, 56 से 61 को लेकर, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर भी अपनी एक्चुअल ग्रोथ जो है वो काफ़ी सही थी। टारगेट ग्रोथ जो है उससे थोड़ी कम थी, यानी कि सक्सेसफुली हम उसको मान सकते हैं। तीसरे वाले के अंदर चाइना से वॉर हो गई थी तो समस्या हो गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में करी गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि बाद में जाके एसबीआई बना, और शुरुआत में बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई से बॉम्बे से मिलके बना था। 1921 में क्या बना था? ये बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 55 में बना एसबीआई, समझ गए, ध्यान रखिएगा। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या है? साउंड पोल्यूशन लेवल, एक्सेप्टेबल लिमिट कहा था कि भाई? ह्यूमन एयर की कैपेसिटी तो आपको मालूम है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की है, और अगर हम बात करें एक्सेप्टेबल साउंड पोल्यूशन जो कि डीबी डेसिबल के अंदर माना जाता है, और आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? डेसिबल 40 से 45, ठीक है ना। रात के टाइम पे क्या कर लो? 5 कम कर लो, ओके। तो यहाँ पे 40 से 45 डेसिबल माना जाता है, और 70 से 100 डेंजरस कैटेगरी के अंदर आता है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए करी जाती है? एलिसा, जल्दी से बताइए, एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट आंसर कर दो भाई, क्या होगा? एक एंजाइम लिंक्ड, है ना, इम्यूनो ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। एलिसा की फुल फॉर्म क्या है? एक तो हो गया एंजाइम, फिर हो गया लिंक्ड, फिर हो गया इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म होती है। 2 बार करवाना पड़ता है, पहली बार करवाओ फिर उसके बाद वापस 6 मंथ में करवा लो, और ये एड्स के पता करने के लिए होता है, समझ गए, ओके। एंटीबायोटिक्स जो होती है रिलेटेड टू सर्टेन इन्फेक्शियस कंडीशंस को चेक करने के लिए होती है, समझ गए मेरी बात। तो आपका एड्स आपका सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? बताओ भाई। काफी सारे आपको मालूम है अवार्ड्स हमारे देश के अंदर,
जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा आपका। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा, काफी पुराना है, 1961 में स्टार्ट किया गया था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जल्दी से बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो है 2018 के विजेता कौन है। क्या आंसर होगा। अमिताभ घोष आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि 2018 के विजेता हैं। और किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इंग्लिश के अंदर मिला था और ये 54th विजेता थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी। लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया था ताकि दुनिया में पीस रहे। लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 2 हो गई तो ये हो गया पूरी तरीके से फेल, और उसके बाद बन गया यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस अभी सक्सेसफुली चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई है। ओके, और होएगी भी नहीं। जल्दी से आंसर करो भाई। लीग ऑफ नेशन की अगर मैं बात करूं तो आंसर क्या होगा। लीग ऑफ नेशन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 10 जनवरी 1920 को एज ए रिजल्ट ऑफ द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। ओके, जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था। समझ गए। तो यहाँ पे 10 जनवरी 1920 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा पे नहीं पाया गया। बताओ भाई, कौन सा जानवर हड़प्पा संस्कृति की मोहरों के ऊपर नहीं पाया गया था। आंसर करो भाई, क्या होगा। आपको मालूम है दोस्तों, देखो बुल जो है ना वो इंडस वैली के टाइम पे, ठीक है, काफी प्रिडिक्टेड था। सील के ऊपर जो है ना बुल जो है, यूनिकॉर्न जो है वो सबसे कॉमनली रिप्रेजेंट था। इसके अलावा काव हो गया, कैमल हो गया, हॉर्स हो गया, लायन हो गया, ये सब सील के ऊपर डिपिक्टेड नहीं थे। समझ गए। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, काव आपका सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अखंड भाग कब बना। इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया कब बना, जल्दी से बताओ भाई। अभी तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ चुका है 2019 का। ओके, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था वो 26 अक्टूबर को किया गया था। महाराजा हरि सिंह ने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और जम्मू कश्मीर ने भारत को ज्वाइन कर लिया था 47 के अंदर। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 26 अक्टूबर 1947 हो जाना चाहिए, जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था ट्राइब्स के नाम पे, ट्राइब्स को मदद करी थी। ओके, और अटैक कर दिया था। फिर हरि सिंह के पास कोई चारा नहीं बचा, वो गया माउंटबेटन के पास। माउंटबेटन ने बोला भाई हमारा को लेना देना नहीं है, किसके पास जाओ, नेहरू जी के पास जाओ। नेहरू जी के पास गए तो नेहरू जी ने जो है वो टोपी बना दी, बोला पहले तो करो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन और उसके बाद करेंगे हम मदद, पहले हम मदद नहीं करेंगे। तो हरि सिंह को करना पड़ा साइन और उसके बाद में भारत ने भेजी सेना और पाकिस्तान को भगाया। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी है। बस गलती ये हुई कि भारत जो है पाकिस्तान को हरा चुका था, बस जो है भारत चला गया यूएन के अंदर और जो है यूएन ने करवा दिया सीज फायर। तो यहाँ पे जो जहाँ पे था वो वहीं पे रह गया और ये पीओके वाला पार्ट जो है वो पाकिस्तान के पास रह गया, क्योंकि इस टाइम तक पाकिस्तान को यहाँ तक हमने खदेड़ दिया था और यूएन ने फिर सीज फायर करवा दिया। तो जो जहाँ पे था वो वहीं पे रुक गया, भारत यहाँ पे रुक गया, पाकिस्तान यहाँ पे रुक गया, वरना ये पूरा एरिया भारत वैसे ले चुका था। जल्दी से बताओ भाई, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ बनाया गया किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया। 1932 के अंदर इसको स्थापना करी गई दिल्ली के अंदर। भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। जल्दी से बताओ भाई, कैबिनेट मिशन, जल्दी से आंसर करो। आंसर क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन में कौन नहीं था, साइमन नहीं था। ठीक है ना, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उस टाइम पे कौन थे, इनिशिएटिव था किसका, एटली का था, जो कि प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे यूके के। और पैट्रिक लॉरेंस हो गया, क्रिप्स हो गया, ओके, अलेक्जेंडर हो गया, ये सब इसके मेंबर थे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। अगर संविधान बदलना है, देखो हमारे यहाँ 2 आर्टिकल है। आर्टिकल 13 बोलता है कि संविधान को आप नहीं बदल सकते हो, आर्टिकल 368 बोलता है कि संविधान को आप बदल सकते हो। तो यानी कि हमारा संविधान क्या है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल है कि आप पार्लियामेंट में बदलाव कर सकते हो, रिजिड क्या है आर्टिकल 13 के हिसाब से कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते हो। समझ गए, आंसर हो जाएगा 368। इसके अलावा बात करें